निकट भविष्य में एक महान युद्ध दुनिया को नष्ट कर देता है। अब पृथ्वी एक प्रलय के बाद का वीरान क्षेत्र है जिसे खोई हुई भूमि कहा जाता है और मानवता के बचे हुए लोग केवल एक शहर में रहते हैं। उन पर ओवरलॉर्ड का शासन है और चर्च व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी में है। एक दिन ग्रे नाम की एक महिला को जादूगरनी होने के लिए फांसी दी जा रही है और एनफोर्सर उसे उन लोगों के लिए उदाहरण के रूप में पेश कर रहा है जो चर्च का विरोध करते हैं। जब एनफोर्सर चला जाता है, ग्रे अपनी जादू से एक सैनिक को भ्रम में डाल देती है कि वह खुद लटक रहा है। वह खुद को बचाने के लिए रस्सी पर गोली चलाता है और अंत में ग्रे को आजाद कर देता है। फिर उसे लगता है कि वह उसके पास खड़ी है और वह गोली चलाता है, लेकिन गलती से दूसरे सिपाही को मार देता है। जब एनफोर्सर को इस बारे में पता चलता है तो वह जादू से प्रभावित सिपाही को मार देती है और दूसरों को ग्रे की तलाश करने के लिए ले जाती है। जब समूह कमरे में चारों ओर देखता है, ग्रे छाया में छिपकर सैनिकों को एक एक करके मार देती है जब तक कि केवल एनफोर्सर ही बचा रह जाता है। ग्रे उसे चाकू से धमकाकर घेरने में कामयाब होती है और एनफोर्सर उससे कहती है कि ऐसा कर दे, लेकिन उसे जल्दी मौत देने की बजाय ग्रे उसे फांसी देना चुनती है। जैसे ही वह वहां से चलती है, भीड़ उसके लिए रास्ता बनाती है और उसे वह चुड़ैल कहती है जो फांसी पर नहीं लटकती। इस बीच बॉयस अपने घोड़े पर अकेला घूम रहा है, लेकिन एक सुरंग पर रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उस पर हमला किया जाने वाला है। जब वह यह जोर से कहता है तो कुछ लोग छुपकर बाहर आते हैं और उनमें से एक बॉयस की बंदूक चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक पर एक दो सिर वाला सांप लगा होता है जो तुरंत उसे मार डालता है। फिर बॉयस अपनी हथेलियां बंद करके बंदूकों को प्रकट करता है और जल्दी से पूरे गिरोह को मार देता है, इससे पहले कि वे उस पर हाथ भी डाल सकें। जाने से पहले वह अपने सांप को उठाना सुनिश्चित करता है। ग्रे की ओर वापस आते हुए वह एक मीनार में शरण लेती है और एक अंधी महिला के लिए कुछ पैसे छोड़ती है जो उसकी पहचान उसके दयालुता के कारण कर पाती है। बाद में रानी और ओवरवॉच के कप्तान गैरिस उनसे मिलने आते हैं। रानी एक भेड़िए में रूपांतरित होने की शक्ति खरीदना चाहती है और इसे कुछ फैंसी गहनों के साथ भुगतान करती है। ग्रे कभी किसी को मना नहीं करती और काम ले लेती है, समझाती है कि वह एक शिकारी को रूपांतरकारी को मारने और उनकी शक्ति लेने के लिए नियुक्त करेगी। उसकी समय सीमा अगली पूर्णिमा होगी जो 6 दिन बाद है। जब ग्रे अपनी तलवारों को लेकर तैयार होती है तो गैरिस भी एक इच्छा खरीदने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि ग्रे रानी को असफल बना दे। वह कसम खाता है कि वह उसका वफादार है, लेकिन उसे लगता है कि यह शक्ति उसे नष्ट कर देगी। ग्रे उस पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि वह सिर्फ जलन कर रहा है, परंतु क्योंकि वह किसी को मना नहीं करती, वह उसकी घड़ी को भुगतान के रूप में ले लेती है। बाद में ग्रे एक जादू का उपयोग करके लॉस्ट लैंड्स की तलाश करती है और जो उसे चाहिए उसे ढूंढती है। वह देखती है कि कैसे एक समूह विशाल भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे सब मारे जाते हैं। इस बीच ओवरलॉर्ड बिस्तर पर है और रानी से मदद मांगता है क्योंकि उसने फिर से बिस्तर गीला कर दिया है। रानी नौकरानियों को बुलाती है और अपने पति को अपशब्द कहती है, स्पष्ट रूप से उससे निपटने से थक गई है। कुछ देर बाद वह बॉयस को चूम रही है क्योंकि यह पता चलता है कि उनका प्रेम संबंध चल रहा है। जब बॉयस महल से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है तो उसे पहरेदारों द्वारा रोका जाता है, इसलिए वह जो शराब पी रहा होता है उसे मशाल पर फेंकता है ताकि एक पहरेदार को आग लगा सके। फिर वह दूसरे को लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। बाद में एक बार में ग्रे बॉयस के पास आता है और उसकी शिकारी सेवाएं किराए पर लेने की कोशिश करता है क्योंकि वह खत्म हो चुके ज्ञान के लिए जाना जाता है। भूमि बॉयस केवल जुआ खेलना चाहता है, इसलिए ग्रे उसके खिलाफ खेलती है और पहली पारी में आसानी से जीत जाती है। वह अभी भी उसका मिशन स्वीकार करने में संकोच कर रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस्ट लैंड्स में जीवित नहीं रह सकते, इसलिए ग्रे उसे बताती है कि अगर वह कभी उसको धीमा करे तो उसे पीछे छोड़ने की अनुमति है। फिर बॉयस उसे एक महान भेड़िए के बारे में बताता है जो एक स्थान जिसे स्कल रिवर कहते हैं में रहता है। ग्रे को एहसास होता है कि नाम उसकी दृष्टि से मेल खाता है और वह बॉयस को घड़ी देकर भुगतान करने का वादा करती है अगर वह उसे वहां ले जाए। तभी कुछ सैनिक बार में प्रवेश करते हैं और उनमें से एक ऊपर से गोली चलाता है, लेकिन बॉयस उस पर सांप फेंक कर उसे जल्दी मार देता है। उसके ऊपर गिर जाता है। सांप दूसरे सैनिक के हाथ पर कूदता है, इसलिए उसका साथी उस अंग को काट देता है और सांप भाग जाता है। एनफोर्सर फिर लड़ाई में शामिल होती है और अपने चाकू का उपयोग करके सांप को जल्दी से मार देती है। जब वह मुड़ती है तो ग्रे और बॉयस पहले ही जा चुके होते हैं। चर्च में पैट्रियार्क सभी को याद दिलाता है कि जादूगरनियों और विधर्मियों को न्याय के लिए लाना चाहिए। भीड़ प्रार्थना करने का नाटक करती है जबकि गुप्त रूप से एक नोट एक विद्रोही के बारे में पास करती है। आंदोलन मास के बाद ये खुलासा होता है कि अभिभावक उस नोट के बारे में जानते हैं और उन्होंने देखा है कि ग्रे विद्रोह का प्रतीक बन गया है। एनफोर्सर अंधी महिला को लाती है और उसके हाथ पर कदम रखती है जब तक कि वह यह नहीं बताती कि गैरिस और रानी ग्रे से मिलने गए थे। पैट्रियार्क एनफोर्सर को ग्रे को ढूंढने और उसे कबूल कराने का आदेश देता है कि वह उनके नेताओं को प्रभावित कर रही है, इससे पहले कि उसे फांसी दी जाए। खोई हुई जमीनों में ग्रे और बॉयस कैंपिंग कर रहे हैं। रात बॉयस एक नया सांप पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पसंद का कोई नहीं मिलता। जबकि ग्रे सोने की कोशिश कर रही है, बॉयस उसकी ओर अपनी तलवार लेकर बढ़ता है तो वह उसे अपने चाकू से रोक देती है। हालांकि वह तो उसके पास बिच्छू को मारने आया था जो उसे डंक मारने वाला था। अगले दिन जोड़ी एक व्यापार स्थल पर पहुंचती है जिसे भाई बहन मारा और रॉस चलाते हैं, जो बॉयस के पुराने दोस्त हैं। मारा बॉयस को चूमती है, फिर जोड़ी को अंदर आने का आमंत्रण दिया जाता है। बॉयस बताते हैं कि वे एक हफ्ते में रूपांतरक को खोज लेंगे और ग्रे बताती है कि उसे कुछ दिनों में ही चाहिए, इसलिए बॉयस फैसला करते हैं कि वे एक बहुत खतरनाक शॉर्टकट लेंगे। उस रात बॉयस और मारा शरारत करते हैं और अफसोस जताते हैं कि वे एक साल में केवल एक बार ही मिलते हैं। साल जब दोनों सुबह निकलते हैं तो बॉयस मारा को चेतावनी देते हैं कि ये भाई बहन ही लॉस्ट लैंड्स में दोस्ताना चेहरे हैं और ग्रे एक पिंजरे में जानवर का कंकाल देखती है। इस बीच प्रवर्तक और उसके सभी सैनिक ट्रेन से खोए हुए भूमि की तलाश शुरू कर चुके हैं। रानी पितामह से मिलने जाती है क्योंकि उसने बिना परामर्श के ट्रेन के उपयोग की अनुमति दी थी और उसने सभी सैनिकों को भेज दिया था और शहर को असुरक्षित छोड़ दिया था। पैट्रियार्क कहते हैं कि उन्होंने उसके विश्वासघात की अफवाहें सुनी हैं, लेकिन रानी उन्हें आश्वस्त करती है कि वे सब झूठ हैं। बाद में पैट्रियार्क ट्रेन पर एनफोर्सर को फोन करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पुष्टि कर ली है कि रानी झूठ बोल रही है, इसलिए उन्हें जल्दी से डायन को पकड़ बेचना होगा। यदि वे रानी को विश्वासघात के लिए गिरफ्तार कर लें और बीमार ओवरलॉर्ड जल्द ही मर जाए तो पैट्रियार्क शहर का नियंत्रण ले सकते हैं। कुछ समय बाद सैनिक रॉस और मारा को ढूंढते हैं और उन्हें तब तक यातना देते हैं जब तक कि मारा यह स्वीकार नहीं कर लेती कि ग्रे और बॉयस स्कल नदी जा रहे हैं। जाने से पहले वे भाई बहनों को मार डालते हैं और उनके व्यापारिक पोस्ट को चला देते हैं। अगले दिन ग्रे और बॉयस रिफ्ट पहुंचते हैं, जो खंडहरों में बसा एक शहर है जिसमें कई खाइयां हैं।
वे एक पुराने भवन में प्रवेश करते हैं जिसमें एक केबल कार है और बॉयस उस ड्राइवर को ढूंढता है जो किसी को भी सवारी देगा पैसों के लिए। जब बॉयस उसका नाम पुकारता है तो वह आदमी जवाब नहीं देता, इसलिए दोनों इमारत की तलाश करने लगते हैं। दुख की बात है, वे पाते हैं कि ड्राइवर को फांसी दी गई है, जिसका मतलब है कि सैनिक पहले ही यहाँ आ चुके थे। जब दोनों जाने की कोशिश करते हैं तो प्रवर्तक और उसके लोग उन्हें घेर लेते हैं। वे बॉयस को जाने देने के लिए तैयार हैं यदि वह उन्हें ग्रे सौंप देता है और दिखाता है कि मारा की लाश इस बात का प्रमाण है कि वे गंभीर हैं। उसी क्षण मारा जाग जाती है और बॉयस का नाम लेती है, इसलिए प्रवर्तक उसे गोली मार देता है ताकि वह पूरी तरह से मर जाए। बॉयस गुस्से में आ जाता है और गोलियां चलाने लगता है, जबकि ग्रे आगे बढ़कर एक सैनिक को गिरा देती है और उसकी बंदूकें चुरा लेती है। वह भी गोलियां चलाने लगती है और मिलकर वह और बॉयस जल्दी से उनके चारों ओर के सभी आदमियों को मार डालते हैं। दुर्भाग्यवश ट्रेन में छिपे हुए कई सैनिक अब बाहर आकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। बॉयस और ग्रे लड़ाई जारी रखते हैं और जितने संभव हो उतने लोगों को मारते हैं, लेकिन सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनका प्रबंधन करना कठिन हो जाता है और ग्रे की गोलियां भी खत्म हो जाती है। जोड़ी भागने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन में एक तोप है जो गोली चलाती है। उनके लिए भाग्यवश वे इतनी तेजी से चलते हैं कि केवल बिना चोट खाए गिर जाते हैं। फिर वे केबल कार की ओर दौड़ते हैं और बॉयस रील पर गोली चलाकर उसे छोड़ देता है। सैनिक अब भी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ग्रे और बॉयस उनसे कार को दूर रखने के लिए हाथापाई शुरू कर देते हैं। अब यह एक बड़े खाई के ऊपर से गुजर रही है, इसलिए सैनिक बड़ी ऊंचाई से गिरकर अपनी मौत पाते हैं। कुछ आदमी कार की छत पर दिखाई देते हैं और ग्रे तुरंत अपने ब्लेड के साथ उनसे लड़ने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। वह अधिकतर को हराने के लिए तेजी से चलती है और कार के किनारे पर बड़ा छलांग लगाती है ताकि आखिरी आदमी उसका पीछा करे। अब वह उसका हाथ काट सकती है ताकि वह कार के भीतर। बॉयस भी कुछ बचे हुए सैनिकों के साथ हाथापाई करता है। अपने सैनिकों को हारते देखकर एनफोर्सर एक सैनिक को कटवाता है। केबल्स गाड़ी अब एक तरफ लटक रही है और ग्रे को पकड़ने के लिए अपने ब्लेड्स का उपयोग करना पड़ता है। बॉयस एक खिड़की तोड़ता है ताकि एक और सिपाही गिर जाए। फिर एनफोर्सर दूसरी केबल को गोली मार देता है और गाड़ी गिर जाती है, एक इमारत से फिसलती हुई खाई के किनारे से टकराती है। ग्रे और बॉयस चट्टानी दीवार पर चढ़ने लगते हैं और सही समय पर कार को छोड़ने में सफल हो जाते हैं, इससे पहले कि वो गिरता है। प्रवर्तक गोली चलाता है और बॉयस के कंधे पर लगती है, जबकि वह अभी भी चढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन ग्रे पहले ही ऊपर पहुंच गई होती है और अपने सामर्थ्य का उपयोग करके प्रवर्तक को विचलित करती है, जिससे दोनों गायब हो जाते हैं। उस रात बॉयस गोली को घाव से निकालता है और ग्रे उसे सिल देती है। बॉयस अपने खोए हुए दोस्तों के बारे में सोचता है और प्रवर्तक से बदला लेने की कसम खाता है। सोने से पहले वे आकाश में रंग और बिजली देखते हैं। अगले दिन रानी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह जानती है कि पिता बॉयस है, लेकिन यह दिखावा करती है कि यह अधिपति। अब जब उसके पास सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी है, वह अधिपति के चेहरे पर तकिया रखकर उसे दम घोंट कर मार देती है। इस बीच ग्रे और बॉयस शैडोज बेन पहुंचते हैं, एक क्षेत्र जो रात में राक्षसों से भर जाता है। हालांकि वे सुन सकते हैं कि प्रवर्तक की ट्रेन उनकी ओर आ रही है, इसलिए उनके पास यहीं ठहरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे एक कूलिंग टावर के अंदर छिप जाते हैं और जमीन पर गैस फैलाने के लिए कुछ डिब्बे नष्ट कर देते हैं। जब रात होती है, टावर की लाइट्स चालू हो जाती है और एक राक्षस उन पर हमला करने की कोशिश करता है। बॉयस गैस पर एक लाइटर फेंकता है जो उसके और ग्रे के चारों ओर आग का घेरा बना देता है। जल्द ही और राक्षस टावर में घुस आते हैं और जोड़ी को गोली चलानी पड़ती है, लेकिन उनकी गोलियां ज्यादा असर नहीं करती। राक्षस एक धातु की पटरी लाते हैं और आग के ऊपर रख देते हैं ताकि एक पुल बना सकें, तो बॉयस उन्हें रोकने के लिए एक गैस के कैन को लात मारकर शूट कर देता है। एक राक्षस कैन के फटने के समय छलांग लगाकर बॉयस पर हमला करता है, लेकिन ग्रे उसे खींच लेती है और उसके ऊपर वार कर देती है। ब्लेड जब राक्षस उसका पीछा करने के लिए अपना शरीर मोड़ता है तो ग्रे को छलांग लगाकर उससे हाथापाई करनी पड़ती है। बॉयस जीव को पटक देता है और उसे एक धातु की छड़ पर भेद देता है, जबकि ग्रे एक अन्य गैस टैंक पर एक ब्लेड फेंकती है। इस बार विस्फोट बड़ा होता है और टावर के शीर्ष पर देख रहे राक्षस के नेता का ध्यान आकर्षित करता है। मिनियनो वे नीचे कूदते हैं और दोनों मनुष्यों को पकड़ लेते हैं, जबकि नेता ग्रे को नाम से पुकारता है, कहता है कि उसे इस जगह वापस नहीं आना चाहिए था। ग्रे जादू का इस्तेमाल करके उसे पीछे हटाने के लिए मजबूर करती है और अपने हाथ से आग फेंकती है, पूरे आग के घेर को नियंत्रित करती है ताकि यह एक बड़े आग के बवंडर में बदल जाए जो सभी राक्षसों को जला देता है, जिसमें शामिल है नेता। इसके बाद बॉयस ध्यान दिलाता है कि वह लपटों को महसूस नहीं कर सकता था, इसलिए ग्रे समझाती है कि वह असली नहीं था। उसने एक भ्रम का उपयोग किया ताकि राक्षस यह समझे कि वे जल रहे हैं और वे प्लेसिबो प्रभाव से मर गए। वह खुलासा करती है कि वहां एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है जो शक्ति से भरा है और कई साल पहले एक आदमी ने उसे चुराने के लिए नियुक्त किया था। हालांकि यह स्थान इतना दूषित हो गया था कि उसने उस व्यक्ति और उसके अनुचरों को उन राक्षसों में बदल दिया जिनका उन्होंने सामना किया। अगले दिन मुखिया घोषणा करता है कि अधिपति मर चुका है, लेकिन रानी गर्भवती है, इसलिए बच्चा नया अधिपति होगा। नागरिक प्रतिक्रिया नहीं देते, इसलिए जेरिस हवा में गोली चलाते हैं ताकि भीड़ रानी और उनके पक्ष में नारे लगाए। बाद में कुलपति रानी के सामने झुकते हैं और वादा करते हैं कि वे उसे अच्छी सलाह देंगे। हालांकि निजी तौर पर वह उसकी निंदा करते हैं और अनुशासनकर्ता को बुलाते हैं और उसे जल्दी करने को कहते हैं। रानी भी योजनाएं बना रही है और जाराइस को अपनी सेना के अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की उम्मीद में उसे चूमती है। बॉयस और ग्रे फायर फील्ड्स पर पहुंचते हैं और बॉयस घोषणा करता है कि वे अगले दिन अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। शिफ्ट बदलने वाले से लड़ना खतरनाक होगा, इसलिए ग्रे सोचती है कि बॉयस को अपना भुगतान लेकर चले जाना चाहिए। वह मना कर देता है और उससे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं कर सकती क्योंकि एक श्राप उसे हर मिशन लेने पर मजबूर करता है। अगले दिन बॉयस और ग्रे सुरंग पार कर रहे होते हैं, तभी उन्हें ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। चूंकि वे इसे पार नहीं कर सकते, वे एक योजना बनाते हैं। ग्रे पटरी पर खड़ी होती है और ट्रेन के करीब आने का इंतजार करती है। फिर वह दौड़ना शुरू करती है। फिरौती मांगने वाला तुरंत ट्रेन को उसके पीछे दौड़ाने लगता है, यह समझे बिना कि यह एक जाल है। ग्रे इसे टूटे हुए रेल की ओर ले जाती है और अंतिम क्षण में कूद जाती है ताकि बॉयस उसे पकड़ सके। ट्रेन रुक नहीं सकती और खाई में गिर जाती है, जिससे एक विस्फोट होता है जो फिरौती मांगने वाले और उसके सभी को मार देता है। जब कुलपति इस बारे में जानता है तो वह अपने गार्ड को इकट्ठा करके जबरदस्ती सिंहासन लेने की कोशिश करता है। हालांकि जाराइस और उसकी सेना अचानक उसे और उसके शेष सैनिकों को घेर कर मार डालते हैं। शहर में रानी को एकमात्र नेता के रूप में छोड़ देते हैं।
इसके बाद जाराइस और रानी जश्न मनाने के लिए शरारती। अगले दिन ग्रे और बॉयस स्कल रिवर पर पहुंचते हैं, जो भेड़िए के शिकारों की हड्डियों से ढका हुआ क्षेत्र है। वे एक पुराने भवन की खोज करते हैं और संकेत पाते हैं कि किसी ने वहां रह रहे थे, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। बॉयस ग्रे से कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन ग्रे अपना मिशन पूरा करना चाहती है। जब रात होती है, ग्रे अपनी उंगलियों को चांदी के पंजों से ढक लेती है और बाहर की ओर निकलती है। बॉयस फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा चांद निकल चुका है और उसे बदलना। यह पता चलता है कि वह हमेशा से रूप बदलने वाला था, और ग्रे को लगता है कि उसने उसे यहाँ लाने और मारने के लिए उसे मार्गदर्शक बनने के लिए सहमति दी। बॉयस का शरीर आकार में बढ़ता है और उसके कपड़े फट जाते हैं, क्योंकि वह एक विशालकाय भेड़िया बन जाता है। ग्रे उस पर समय उपकरण फेंकती है, फिर वह चांदी के पंजों से लड़ाई शुरू करती है, लेकिन बॉयस स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत है और उसे आसानी से इधर उधर फेंक देता है। फिर ग्रे एक भ्रम उत्पन्न करती है, जिससे कई पक्षी उसके पीछे लग जाते हैं, जिससे उसे छिपने का मौका मिलता है। जब बॉयस बड़े पक्षी पर हमला करने के लिए कूदता है, तब भ्रम समाप्त हो जाता है और ग्रे को उसके साथ में चुभते हुए दिखाता है। नाखून। बॉयस खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह बहुत कमजोर है और कुछ और वारों के बाद ग्रे उसे गिरा देती है। ग्रे जब अंतिम वार करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वह अंतिम प्रयास में अपनी बाहें उठाता है। कुछ सेकंड बाद बॉयस जागता है और खुद को घावों से ढका हुआ पाता है। ग्रे उसे पानी पिला रही है और आराम करने के लिए कह रही है। बॉयस सो जाता है और अगली बार जब वह जागता है तो खुद को पाता है कि वह जंजीरों। यह खुलासा होता है कि जब ग्रे ने उसके टांके लगाए थे, उसने उसकी त्वचा के नीचे कुछ चांदी छिपा दी थी, जो उसे पूरे समय जहर दे रही थी। जब वह उसे मारने की तैयारी कर रही होती है, बॉयस कहता है कि उसकी एक इच्छा है और याद दिलाता है कि वह किसी की भी इच्छा को मना नहीं कर सकती। वह चाहता है कि वे साथ रहें और साथ में शिकार करें ताकि उनकी अकेलापन खत्म हो सके। ग्रे इस बात पर सहमति जताती है, लेकिन यह बताती है कि इसकी कीमत है। उसी क्षण बादल हट जाते हैं और चंद्रमा बॉयस को फिर से रूपांतरित होने के लिए मजबूर करता है, इसलिए ग्रे उसकी छाती काटने लगती है। अगले सुबह ग्रे बॉयस की कब्र पर समय गणक छोड़ देती है और उसके साथ निकल जाती है। खाल। जब वह शहर में प्रवेश करती है, गुलाम उसका नाम पुकारते हैं और कुछ गार्ड उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। जल्द ही चर्च का विशाल क्रॉस विद्रोहियों द्वारा गिरा दिया जाता है। ग्रे जेलाइस को खाल देती है और रानी को उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए निर्देश देती है। जब जेलाइस इस पर ध्यान दिलाते हैं कि वह उसका मिशन पूरा नहीं कर पाई, तो ग्रे समझाती है कि उसने रानी के प्रेमी को मार दिया है और अब जेलाइस उसे पा सकते हैं, जो उनकी वास्तविक इच्छा है। बाद में रानी को यह एहसास होने पर टूटन हो जाती है कि वह खाल मृत बॉयस की है। उसका लक्ष्य हमेशा से एक जानवर बनना था, ताकि वह उसके साथ रह सके, लेकिन जेलाइस इंगित करता है कि बॉयस ने उसे भ्रष्ट कर दिया। रानी को एहसास होता है कि उसने उसे धोखा दिया है और वह जेलाइस की गर्दन में हेयरपिन चुभा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसे विद्रोही इस मौके का फायदा उठाकर महल में घुस जाते हैं और सभी पहरेदारों को मार देते हैं, जिनकी गोलियां इतनी बड़ी भीड़ के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। जब सूरज निकलता है तो वह खाल को जला देता है जब तक कि केवल राख न रह जाए। उसी समय बॉयस की कब्र हिलने लगती है। कुछ समय बाद जीवित बॉयस ग्रे को ढूंढता है, उसके इरादे से कि वह उसे मार देगा। हालांकि ग्रे स्वीकार करती है कि वह हमेशा जानती थी कि वह रानी का प्रेमिका। उसने सब कुछ इस तरह से योजना बनाई थी ताकि विद्रोही अंततः अपने उत्पीड़कों को हरा सकें और अंत में बॉयस जीवित रहे। बॉयस फिर भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक काम नहीं करती, इसलिए वह चाकू से हमला करता है। ग्रे उसे चकमा देती है और अंततः वे एक दूसरे की गर्दन पर अपने हथियार फंसाते हैं। जब ग्रे उसे याद दिलाती है कि यही वह चाहता था, बॉयस सहमत हो जाता है और अब दोनों मिलकर खोई हुई भूमियों की यात्रा पर निकल जाते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।